जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। मेरा नाम ताम्रध्वज आजाद है। आज की क्लास में जो हमारी ल्यूसेंट वाली जो बुक है, इसका जो इतिहास वाला पार्ट है, इसको लिया गया है। देखिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी के ऊपर ले जाओ, तो आप चाहे हायर लेवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ल्यूसेंट वाली बुक ऐसी होती है। ये वाली हो गई, एक जो हमारी ऑप्शनल होती है ऑब्जेक्टिव टाइप वाली, ये सभी बहुत ज़्यादा हर इंसान पढ़ता ही है, हर कंपटीशन वाला। तो आप इस अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन आपको वीडियो में उसी किताब को बहुत कम समय में समराइज करके वीडियो बनाई गई है। बहुत आसानी से, अगर जो लोग किताब में नहीं पढ़ पा रहे हैं सही, तो वो लोग वीडियो देख लें। जितनी देर में वो किताब में पढ़ेंगे, उससे कम समय में आप वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, समझ आ जाएगा। आज की क्लास में इतिहास का पहला पार्ट लिया गया है। बिल्कुल एक क्लास में विधिवत इसी तरीके से चलती रहेंगी। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप इन क्लासेस को डेली करते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा आपको नीली वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चले जाएंगे। चलिए, आज का क्या है कि इसमें प्राचीन भारत के इतिहास। देखिए, भारत पृथ्वी बनी थी शुरुआत में। पृथ्वी बन के उसमें कहीं पे भारत भी बन रहा था। भारत बनने के बाद उसमें जो हमारा भारत का जो पहले से जो चीज़ें चली आई हैं, जैसे अब हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें अतीत की चीज़ें हमारा इतिहास ही लगेंगी, जो हम नहीं थे उस टाइम। तो उस टाइम नहीं थे तो उस टाइम के आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, जो चीज़ें मिली थी, उसी का आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत पहले कैसा था। बस इतना इसमें भारत इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन कालीन भारत का जो इतिहास है वो, देखिए इतिहास को बांटने के लिए और कई इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने 5 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट इस तरीके से बांट लिया। देखो, बांटने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि उसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी, जैसे कोई बहुत बड़ा पार्ट हो, उसको थोड़े थोड़े भागों में अगर हम डिवाइड कर ले तो आसानी हो जाती। बस आसानी के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। बाकी प्राचीन मध्यकालीन इसमें कोई मतभेद हो, कोई चीज नहीं। इतिहास पूरा एक ही है भारत का, लेकिन उसको 3 भागों में, सुविधाओं के आधार पर 3 भागों में बांट लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे इतिहास बन गया पहले जो भी था, कि कैसे सबसे पहले, भाई इतिहास दिन पे दिन बन रहा है, जितने हम पीछे जाते जा रहे हैं हमारा इतिहास बनता जा रहा है। तो आज से हम 100 साल बाद जब हमारे बच्चे या हमसे जो भी बड़े होंगे, वो जब पढ़ेंगे तो हमें वो उनके लिए अतीत ही लगेगा। अब उनको अतीत वाली चीजें जो हम लोग छोड़ जाएंगे उसी आधार पे मिलेंगी, तो उसी आधार को अंदाजा लगाएंगे, कुछ पता करेंगे। तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जो इतिहास था पहले का, जो बहुत कई 30-40 साल, 30-40 हजार साल पहले, यहाँ कहीं पे लिखा है, हाँ, होमोसेपियंस हमारा पृथ्वी पर 30-40 हजार साल पहले आ गया था। तो इतने पीछे का इतिहास जानने के लिए हमें जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ रहे हैं, या फिर हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, या हमारे जो विदेशी आए थे उधर से बाहर से, उनके आधार पर, या पुरातत्व संबंधित इससे, तो प्राचीन भारत को हम इसी आधार पर समझ सकते हैं। जैसे जो पुरानी चीजें थी, इतिहासकार जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ बहुत पहले से आ चुके हैं, वेद पुराण ये सभी आ चुके हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें नीली वाली जो बुक है उसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला है कि हमारा वेद, हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, बहुत पूजनीय रहे हैं, उनके आधार पे हमने एक अनुमान लगाया कि भारत किस तरीके से था। तो हमारे वेद कितने प्रकार के थे, सभी को पता है, 4 प्रकार के वेद थे। सबसे पहला हमारा क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, जो वेद थे उनको बनाया किसने था। देखिए, जो ल्यूसेंट है हमारी नीली वाली, उसमें अच्छे तरीके से सबको दिया गया है, उसी आधार पे कराया गया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा, अगर आप नीली बुक देखो, नीली बुक हर किसी को पढ़ना ही है, ये तो पक्का कन्फर्म।
उसको हमने वीडियो के तौर पे बना दिया है कि आप आसानी से पढ़ सको, आप कम समय में अच्छा नॉलेज लेके जाओ। अच्छे के साथ साथ आपको कम समय में अच्छा रिवाइज हो जाएगा। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस आने वाला है, जबरदस्त तरीके से जीके जीएस पूछ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेद व्यास। वेद व्यास में हमारे जो वेद थे उन्होंने महर्षि जो व्यास थे उन्होंने बनाए थे। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद था। अब देखिए ऋग्वेद को यहाँ पढ़ाने मतलब ये है कि हमारे जो प्राचीन थे उसमें किस तरीके से ऋग्वेद के आधार पर भारत का इतिहास किस तरीके से शुरुआत किया गया। तो सबसे पहला है ऋचा के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब ये ऋचाएं क्या होती हैं? ऋचाएं मुनियों के मुख से निकली हुई संस्कृत रचनाओं को, देखिए जो पहले मुनियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा उनके मुख से जो चीजें निकल गई संस्कृत में, पहले संस्कृत का महत्व था, तो जो संस्कृत में चीजें निकल गई वही हमारी हो गई ऋचाएं। अब ऋचाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऋचा, अच्छा इसमें एक चीज और, उत्पत्ति, ऋचाओं की उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। और ऋषि जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें क्या कहते थे? होत्र कहते थे। अगला है कि इसमें 10 मंडल, 128 सूक्तियां और 10,446 ऋचाएं। देखिए जो ऋग्वेद था उसमें 10 मंडल है हमारे, उसके बाद 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब ये मंडल क्या है, ऋचाएं क्या हैं, सूक्ति क्या है? ऋचाएं तो आपको पता लग गई, जो ऋषि मुनि थे हमारे संस्कृत में जो चीजें निकाल दी उनके मुंह से निकल गई थी वो हमारी ऋचाएं हो गई। मंडल क्या होते हैं? मंडल हमने, ये हमारी नीली वाली बुक में नहीं है लेकिन मंडल को हमने कंक्लूड किया है इसमें। कंक्लूड तो हमारा है, सबसे पहला मंडल है कि प्रथम मंडल है मधु छंदा। जो मधु छंदा हमारा मंडल था उसका अगला है, सॉरी, जो प्रथम मंडल था उसको, उसकी रचना की थी हमारी मधु छंदा ने। अगला है दूसरा जो मंडल था उसमें गिरत समद जो रचनाकार थे उन्होंने उसकी रचना की थी। तीसरा है महर्षि विश्वामित्र गायत्री। अब देखिए हमारा तीसरा मंडल है, अब वो इसमें क्वेश्चन में नीली वाली बुक में इस तरीके से लिखा हुआ कि जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को लिया गया है, विश्वामित्र ने इसको रचना की है। इस तरीके से वो कहेगा कि हम दूसरे मंडल क्या है, तीसरे मंडल क्या है, चौथा मंडल हमारा क्या होगा। चौथे मंडल में हमारा वामदेव, जो चौथे मंडल के रचनाकार थे वो हमारे वामदेव थे। और इसमें कृषि का वर्णन किया गया है जो हमारा अब वो कहेगा कि कृषि, प्राचीन काल में कृषि का वर्णन किस मंडल में दिया गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा मंडल। अगला है हमारा पांचवा मंडल है महर्षि अत्रि। आत्रेय ने जो हमारा पांचवा मंडल है उसकी रचना की है। अगला है छठा जो मंडल है वो हमारा महर्षि भारद्वाज उसके रचनाकार थे। जो सातवां मंडल है हमारा वो महर्षि वशिष्ठ थे। इसमें दशराग युद्ध का वर्णन, देखिए उसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि जो हमारा मंडल 7 है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में दिया है, तो हमारा कौन सा हो जाए? 8वां मंडल। और इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? कर्ण अगिरस। अगला हमारा नवा मंडल है। नवा मंडल है पववान। नवे मंडल के रचनाकार है जो पववान और अजीरा है। इसको हस्तलिखित ऋचाएं, इसमें हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है कि हस्तलिखित ऋचाएं किस तरीके, हस्तलिखित जो हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत में लिखी होंगी वो हमारी ऋचाएं किस मंडल में होंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? नवे मंडल। 10वां मंडल है वर्ण व्यवस्था का वर्णन। अब वो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा 10वां वर्ण है, जो हमारा क्या बोलिए वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया, तो हमारा हो जाएगा 10वां मंडल। बहुत अच्छे तरीके से एक एक मंडल, सबसे पहला मंडल की रचनाकार, दूसरे मंडल, देखिए रचनाकार कहीं भी मोस्टली केसेस में नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर ये पूछ रहा है कि कौन से मंडल में किससे संबंधित है। जैसे हमारा 7वां मंडल है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। हमारा जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया, उसके महर्षि विश्वामित्र ने दिया है। अगले हमारे आते हैं इधर
से हो गया। अच्छा, एक चीज और, ये तो हमारे मंडल की बात हो गई। उसके बाद आता है हमारा 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 हमारे ऋचाएं हैं। ऋचाएं द्वारा मतलब कि जो ऋषि मुनियों ने जो अपनी बातें कही हैं संस्कृत में, वो हमारी 1462 ऋचाएं हैं। वो है हमारी किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में और क्या चीज था? ऋग्वेद में वर्ण थे। वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो सबसे पहले हमारे ब्राह्मण सिर से निकले हुए हैं, ऐसा कुछ है। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय शायद नाभि से, पैरों से, और जो शूद्र इसी संबंधित है कि वर्ण, वर्ण में जो वर्ण थे, 4 वर्ण थे हमारे, कौन कौन से? ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंद्र द्वारा, अच्छा हाँ, इसमें जो ऋचाएं थी, वो जो इंद्र द्वारा, इंद्र ने 250 ऋचाएं की है। उसके बाद जो अग्नि देवता है, इंद्र देवता के द्वारा 250 ऋचाएं की गई हैं। उसके बाद जो हमारा अग्नि देवता है, उन्होंने 200 ऋचाओं का वर्णन किया है, जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। अगला हमारा दूसरा जो वेद आता है, वो हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, सबको पता है। इनको पढ़ने वाले को, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। अगला है हमारा तीसरा सामवेद। सामवेद में गाने वाली ऋचाएं हैं। देखिए, ऋचाएं थी, उनको किस तरीके से बांटा गया कि यजुर्वेद में गद्य और पद्य वाली ऋचाएं हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। अगला है सामवेद। सामवेद में गाने वाली ऋचाएं हैं, पढ़ने वाले को उत्तरार्थ कहते हैं। और संगीत का जनक। देखिए, सामवेद इस तरीके से क्वेश्चन आया कि हमारा जो गाने वाली ऋचाएं हैं वो किस वेद में है, या फिर वो कहेगा कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया, तो वो हमारा हो जाएगा सामवेद। अगला है चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना इस तरीके की जो भी वशीकरण है, साफ है, प्रेम है, विवाह है, ये सभी विवाह, हाँ, जो हमारा अथर्ववेद था उसमें जादू टोना। सामवेद में हमारे जो क्या था, सामवेद में गाने वाली ऋचाएं थी जिसमें संगीत से रिलेटेड था। यजुर्वेद हमारा गद्य पद्य दोनों में था, पढ़ने वालों को उद्धत कहते हैं। ऋग्वेद हम पढ़ ही आए हैं, उसमें कितने 10 मंडल सभी यहाँ से हुए कवर। उसके बाद आता है हमारा वेदांग। क्वेश्चन आता है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग सभी को पता है 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो 6 प्रकार के वेदांग होते हैं वो क्या क्या होते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब देखिए, वेदांग क्या होते हैं? वेदांग का मतलब हुआ कि वेदों के अंग। अब वेदों के अंग का मतलब ये हुआ कि हम वेदों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो हमारे हो गए वेदों के, मतलब वेदों में क्या चीज लिखी गई है। तो वेदों में शिक्षा संबंधित दिया गया है। उसके बाद ज्योतिष संबंधित दिया है, कल्पनाएं की हुई, कल्पनाओं से रिलेटेड। उसके बाद व्याकरण, वेद होंगे तो उनमें व्याकरण वाली भी चीज होगी। उसके बाद हमारा निरुक्त और छंद। छंद वगैरह गाने वाली चीजें, भाई जिसमें गाने वाली होंगी उसमें छंद होंगे, छंद, दोहा, सोठा, इससे संबंधित। अगला है हमारा पुराण। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पुराण होते हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, और हमारा तीसरा कौन सा है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, एक और पुराण है, अभी देख, एक मिनट सही। हाँ, जो हमारे 3 पुराण थे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, वो हमारे 3 पुराण हो गए। इनको संस्कृत में लिखा गया, जितने भी हमारे पुराण है वो हमारे संस्कृत में लिए गए हैं। अगला है हमारा कि उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा जो और भारत का इतिहास किस तरीके से पता लगा, जैसे अभी तक हमारे वेदों द्वारा पता लग गया। उसके बाद आता है कि हमारे जो प्राचीन हमारी बुक्स थी, किताबें थी, या जो हमारे यात्री बाहर से यात्री आए थे, उनके आधार पे भी जो वो छोड़ गए थे या फिर जो वो यहाँ से करके गए थे, उसके आधार पे भी प्राचीन काल का इतिहास समझते हैं। सबसे पहले आया था टेसियस।
टेसियस जो हमारे प्राचीन भारत में यात्री आया था वो हमारा ईरान का था, ईरान का एक राजवैद्य था। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनमें इनकी जो कहानियां हैं वो कपोल कल्पित हैं, जो कल्पना के आधार पर है, तो इनको इतना ज्यादा प्रमाणिक नहीं माना गया है। अगला है सिकंदर। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका है। इंडिका में संबंधित उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है जिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से समझ जाते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है या फिर किसके दरबार में आया था। उसके बाद है हमारा टालमी। टालमी ने भारत का भूगोल की एक रचना किताब लिखी थी, भारत का भूगोल। उसके आधार पे हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं कि उस टाइम का किस तरीके से आदमी लिखा था और किस तरीके का आधार था। अगला है हमारा फायान। फायान एक चीनी यात्री था जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश में समाज और संस्कृति का वर्णन किया था, इसमें मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आया था फायान। उसके बाद है हमारा हेनसांग, चीनी यात्री, ये भी चीनी यात्री था, चीन से आया था, हर्षवर्धन के साथ आया था। हर्षवर्धन 629 ईस्वी में। 629 के बाद इसने नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें इसने पढ़ाई की। तो एक ऐसा बाहर का आने वाला यात्री जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो वो कौन था? ह्वेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। कब वापस गया था? 645 में वापस गया था। अच्छा, उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो थे शील भट्ट। इतना इससे संबंधित आता है। उसके बाद अरबी लेखक अलबरूनी गजनी के साथ आया था, गजनवी के साथ आया था अरबी लेखक। इसकी किताबों को नाम वगैरह लिखे हुए हैं जो प्राचीन काल में थे। किताबुल हिंद, तहकीक एक हिंद, भारत की खोज, ये इसकी बुक्स का नाम था। उसके बाद इब्न बतूता था, इसमें यात्रा वृत्तांत को लिया गया है इस बुक में। 1333 में मोहम्मद बिन रिहला अरबी, इसमें यात्रा वृत्तांत था। इसी में जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था 1313 में दिल्ली का इसे काजी नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि पुरातत्व साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। जो हमारे पुरातत्व स्थल थे उनसे भी जानकारी मिली थी कि किस तरीके से हमारे भारत के इतिहास को लिया गया था। उसमें हमारा फर्स्ट भारत की इतिहास, भारत सबसे पहले भारत की इतिहास की जानकारी वो हमारे हाथी गुम्फा के अभिलेख में, जो हमारे देखिए अभिलेख, सबसे पहले अभिलेख समझ लेते हैं कि अभिलेख क्या। अभिलेख वो होते हैं जो किसी पत्थर जैसी मजबूत चीजों पर लिख लिया जाए, उसे हम अभिलेख कहते हैं। जैसे कोई पत्थर है उस पर हमने कोई चीज वर्णन कर दिया तो वो हमारा हो गया अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अगला है सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोग जकोई। बोग जकोई जो हमारा अभिलेख था वो सबसे पुराना अभिलेख था। उसके बाद सिक्कों पर अभिलेख। जो सिक्कों पर अभिलेख मतलब सिक्कों पर कोई चीज लिखवाने वाली जो अभिलेख था वो सबसे पहले यवन शासकों ने, सिक्कों पर कुछ भी लिखवाने की चीज थी वो हमारा यवन शासकों ने शुरुआत की थी। अब देख लेते हैं अभिलेख कौन कौन से थे और उनके कौन कौन से शासक के समय। जैसे वो कह देगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख के समय कौन शासक था, या फिर जैसे वो कह देगा कि राजा खारवेल। राजा खारवेल जो कलिंग का था उसका जो अभिलेख था वो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो वो हमारा हाथी गुम्फा। उसके बाद आ जाएगा रुद्रदमन। रुद्रदमन जूनागढ़ उसका अभिलेख था। उसके बाद जो नासिक है, जो अभिलेख नासिक में है वो किसने? समुद्रगुप्त ने। जो समुद्रगुप्त था उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख था वो नासिक में स्थित है। जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय था उसका ऐहोल में जो हमारा क्या कहते हैं अभिलेख था वो ऐहोल में। अगला है हमारा मंदसौर। मंदसौर जो अभिलेख हमारा है वो मंदसौर जो अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोवर्धन द्वारा लिखा गया। उसके बाद है ग्वालियर। जो ग्वालियर में जो अभिलेख मिले थे वो हमारे प्रतिहार नरेश भोर द्वारा लिखा गया था। भीतरी जूनागढ़ जो
उसके बाद आता है हमारा भीतरी जूनागढ़। जो भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख मिला था वो हमारा स्कंदगुप्त के द्वारा। अगला देवपाड़ा जो हमारा अभिलेख था वो हमारा विजय सेन के द्वारा लिखित था। देखिए ये सभी ऐसा था कि जो अभिलेख दिए हुए हैं कि किस राजा ने कहाँ कौन से अभिलेख कहाँ पर रखे गए हैं उससे संबंधित है सारे ये अभिलेख। अभिलेख के क्वेश्चन मोस्टली केसेस नहीं आते हैं, फिर भी हमने अगर सिलेबस में है नीली वाली बुक में है तो उसको हमने कवर अप किया है। उसके बाद आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना हो। प्रागैतिहासिक काल हमारा हो गया जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं था, तो हमारा क्या हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला तो थी। देखिए उन्होंने लिख तो दिया था अपनी भाषा में लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, वो हमारा था आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो हमारा खाना था भोजन था वो हम कैसे करते थे? शिकार के द्वारा करते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हमारा पुरापाषाण काल में हुआ था। उसके बाद है पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में ही जो हमारा पहला पालतू पशु था वो हमारा कुत्ता था। और उसके बाद जो इसी में खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल में खेती शुरुआत की गई थी नवपाषाण। अगला है हमारा तांबा। सबसे पहली धातु जो थी वो हमारा तांबा था। उसके बाद कुल्हाड़ी मिलती है। नवपाषाण काल में ही हमें कुल्हाड़ी मिलती है। वो कहाँ मिलती है? अतिरंपक्कम एक जगह है जहां पर हमें कुल्हाड़ी सबसे पहले मिली थी। अच्छा, सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो सबसे पहली फसल जो हमारी थी वो गेहूं और जौ था, जो हमारे मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। पल्लावरम स्थान, पुरापाषाण जो कलाकृतियां थी वो हमारी पल्लावरम स्थान पर मिली थी। अगला है रॉबर्ट ब्रुस फुट। अच्छा, पुरापाषाण काल का जो औजार थे वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा 1863 में प्राप्त किए गए। अगला है हमारा प्राचीन नगर। जो सबसे प्राचीन नगर था हमारा वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। अगला है असम का स्वतंत्र गिवन श्वेतब्रू। अच्छा, जो भारत का पहला बंदर था, भारत में जो बंदर था पहला बंदर वो हमारा असम में था। श्वेतब्रू गिवन उसका नाम था। अगला है शिवालिक की पहाड़ियां। तो शिवालिक की पहाड़ियों में हमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। होमोसेपियंस 30 से 40 हजार वर्ष पहले। जो होमोसेपियंस हमारा मानव जीवन था वो 30-40 हजार साल पहले था। ये हमारा ल्यूसेंट की जो बुक थी इसका जितने भी क्वेश्चंस थे जिस तरीके से उसको सभी को लिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कहीं कहीं अभी शुरुआत है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। क्लासेस रेगुलर आती रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।